जय भीम साथियों। जय भीम। साथियों, आज यहाँ मौजूद मेरी सभी माताएं, बहनें, बड़े बुजुर्ग के साथ साथ यहाँ आज इतनी बड़ी संख्या में शामिल हुए सभी युवा साथियों, जिन्होंने अपने दिन में से इतना कीमती समय निकालकर हम सबको सुनने आए, आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और आज इस विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन को सफल बनाने के लिए हमारे बसपा और इनेलो के सभी छोटे बड़े पदाधिकारी एवं नेतागण और हमारे मूवमेंट की जान, हमारे कार्यकर्ताओं ने, जिन्होंने इतनी मेहनत कर इसको सफल बनाया, आप सभी को भी मैं तहे दिल से धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। आज इस सभा में मौजूद हमारे सभी बीवीएफ के जवान जबाज साथी, हमारे प्रेस और मीडिया के साथी और हमारे मिशनरी गायक, हमारे मिशनरी म्यूजिशियंस, आप सभी का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। साथियों, यह हरियाणा में होने वाले विधानसभा आम चुनाव के संबंध में कुछ जरूरी बातें आप लोगों के बीच में रखने से पहले मैं अपने सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को, जिसमें खासकर महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज, नारायण गुरु, पेरियार रामास्वामी जी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एवं मान्यवर साहब श्री काशीराम जी को नमन करता हूं। साथियों, मैं बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही व पूर्व सांसद आदरणीय बहन जी के नाम से लोकप्रिय बहन कुमारी मायावती जी को भी पूरे तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। साथियों, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बामसेफ, DS4 व बीएसपी के जन्मदाता व संस्थापक मान्यवर साहब श्री काशीराम जी के बताए हुए रास्ते पर चलकर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के मानवतावादी व आत्मसम्मान एवं स्वाभिमान मूवमेंट के कारवा को अपने आजीवन त्याग, तपस्या व कड़े संघर्ष के जरिए एक नई राजनीतिक ऊर्जा, शक्ति व पहचान दी है तथा उत्तर प्रदेश जैसे विशाल व महत्वपूर्ण राज्य में 4 बार अपनी पार्टी बीएसपी के नेतृत्व में सरकार बनाकर खासकर बहुजन समाज के लिए एक ऐसी मिसाल है जिससे प्रेरणा लेकर करोड़ों लोग यहाँ हरियाणा में भी एक सामाजिक परिवर्तन व आर्थिक तरक्की के मिशनरी कार्य से जुड़ चुके हैं। इतना ही नहीं, बल्कि मैं खुद भी उनके इस नेतृत्व से प्रभावित होकर बीएसपी मूवमेंट से जुड़ चुका हूं और उनके पद चिन्हों पर चलकर इस मिशनरी दायित्व, कर्तव्य व फर्ज को अपनी आखिरी सांस तक निभाने की पूरी कोशिश करता रहूंगा। साथियों, हमारे इस गठबंधन के पार्टनर इंडियन नेशनल लोकदल इनेलो के संस्थापक एवं पूर्व उप प्रधानमंत्री श्री चौधरी देवीलाल जी को भी तहे दिल से नमन करता हूं। साथ ही इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश चौटाला जी और आज हम सब के बीच में मौजूद इनेलो के राष्ट्रीय महासचिव और हमारे गठबंधन की ओर से आपके हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार श्री अभय सिंह चौटाला जी का भी मैं तहे दिल से स्वागत और आभार प्रकट करता हूं। साथियों, इससे पहले मैं यहां पे विधानसभा आम चुनाव के बारे में आप लोगों से बात करूं, मैं हाल ही में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सब कास्ट कैटेगराइजेशन के जजमेंट के बारे में आप लोगों को बताना चाहूंगा, जिसके संबंध में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हम सबको आगाह करने का काम किया है। साथियों, इस जजमेंट के तहत अब राज्य की सरकारें SC/ST के अंतर्गत आने वाले अपनी मर्जी से अपने राजनीतिक लाभ के लिए अपनी मर्जी से किसी भी SC/ST जाति को आरक्षण का लाभ दे सकती है और अपनी ही मर्जी से छीन भी सकती है, यह कहकर कि ये जाति के लोग पैसे से संपन्न हो चुके हैं तो इनको आरक्षण की जरूरत नहीं। साथियों, आप सभी जानते हैं आरक्षण की मूल भावना प्रतिनिधित्व की है, समाज को आगे बढ़ाने की है, लेकिन इसे बार बार गरीबी मिटाने के कार्यक्रम को बनाकर हमेशा से आरक्षण को हटाने का काम किया गया है। साथियों, भाजपा और कांग्रेस के
कांग्रेस ने सोची समझी साजिश के तहत ये जजमेंट पास कराकर देश से आरक्षण खत्म करने के लिए ये पहला कदम लिया है। आदरणीय बहन जी ने इस फैसले पर सवाल उठाया है और पूछा है कि जिनको आरक्षण का लाभ मिला है, क्या उनकी सामाजिक स्थिति इतनी बेहतर हो चुकी है, क्या उनके साथ आज भेदभाव खत्म हो गया है। साथियों, ये एससी समाज को बांटने की शुरुआत है, ये एससी समाज की आजादी को छीनने की शुरुआत है, ये संविधान को बदलने की शुरुआत है। संविधान बचाने के नाम पर भाजपा और कांग्रेस मिलकर संविधान को बदलने का काम कर रही हैं। आदरणीय बहन जी ने कहा है कि अगर यहां भाजपा की एनडीए और कांग्रेस की इंडी अलायंस वाली पार्टियां, जिसमें सपा, आम आदमी पार्टी जैसी लोग पार्टियां शामिल हैं, ये सब अगर चाहें, अगर ये सब में सब हमारे एससी एसटी, हमारे रिजर्वेशन के सच्चे हितैषी हैं, हमारे एससी एसटी समाज के आरक्षण के सच्चे हितैषी हैं, तो सब मिलकर पार्लियामेंट के जरिए रिजर्वेशन एक्ट को संविधान की 9वीं सूची में डालकर रिजर्वेशन को हमेशा हमेशा के लिए सुरक्षित कर दें, ताकि आगे हमारे रिजर्वेशन से कोई भी खिलवाड़ ना कर सके। साथियों, यही नहीं बल्कि अब तो बहन जी और बीएसपी की ये भी मांग है कि ये जुडिशरी में भी रिजर्वेशन लागू होना चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह के जजमेंट ही ना आ सके जो हमारे संविधान के आरक्षण को, संविधान में रिजर्वेशन के साथ खिलवाड़ कर सके। साथियों, अभी हाल ही में कांग्रेस पार्टी की ओर से खड़गे जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह कहा कि आरक्षण तो नेहरू, पंडित जी और गांधी जी की देन है। पहली बात, राहुल गांधी जी कहां थे? वोट मांगते वक्त आपको लाल किताब दिखाकर संविधान के नाम पर आपका वोट तो मांग लिया, परंतु जब संविधान को बचाने की बात आई तो ये सब अपने मुंह पे चुप्पी साध बांध अपने घर में बैठे हैं। तब खड़गे जी को आगे क्यों किया? दूसरी बात, मान्यवर साहब श्री काशीराम जी ने खड़गे जी जैसे नेताओं के लिए एक नाम दिया है, चमचे। याद है आप सबको, चमचे। साथियों, मान्यवर साहब ने एक किताब लिखी है, चमचा योग, जिसमें खड़गे जी जैसे नेताओं को, जो कांग्रेस और भाजपा जैसी पार्टियों में रहकर हमारे समाज को गुमराह कर बांटने का काम करते हैं, उनके बारे में बताया है। मैं हमारे सभी एससी समाज के भाइयों और बहनों से दरख्वास्त करूंगा, आप ये चमचा जोग जरूर पढ़ें और ऐसे नेताओं को पहचाने जो कांग्रेस और भाजपा में बैठे हैं। तीसरी बात, पंडित नेहरू जी और गांधी जी आरक्षण के इतने खिलाफ थे, ये लोग तो दलितों के भी इतने खिलाफ थे कि जब संविधान कमेटी के सदस्यों को चुन के भेजा जा रहा था, तो बाबा साहब जी जिस लोकसभा से चुन के गए संविधान कमेटी में, इन लोगों ने वही कॉन्स्टिट्यूएंसी को, वही लोकसभा को पाकिस्तान में भेजने का काम किया और बाबा साहब को पाकिस्तान की संविधान कमेटी में भेजने का काम किया। साथियों, जो लोग बाबा साहब को भारत के संविधान में न लिखने देने की कोशिश करते रहे, आपको लगता है कि क्या वो हमारे संविधान या हमारे आरक्षण के हितैषी रहे होंगे? आप ही बताइए, क्या लगता है आपको पंडित नेहरू या गांधी हमारे आरक्षण के हितैषी रहे? साथियों, बाबा साहब को अंग्रेजों की मदद से भारत की संविधान कमेटी में भेजा गया था, ना कि इन पंडित नेहरू या गांधी जी की वजह से। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि उस समय भी इन लोगों ने बाबा साहब को खूब परेशान किया, जिन्होंने बाबा साहब के सेक्रेटरी को बाबा साहब के खिलाफ खड़ा कर उन्हें हराने का काम किया। आपको लगता है ऐसी कांग्रेस पार्टी या ऐसी भाजपा पार्टी आपके संविधान के हितैषी हैं या आपके हितैषी हैं, जो आपके बाबा साहब को सम्मान ना दे सके, जो आपके बाबा साहब को किताब ना दे सके? आपको क्या लगता है वो आपके हितैषी हैं कि नहीं है? साथियों, अब मैं आप लोगों से यहाँ विधानसभा में होने वाले आम चुनावों के लिए आप लोगों के बारे में, आप लोगों के बीच में कुछ मुद्दे आप लोगों के बीच में रखना चाहूंगा। साथियों, पिछले 10 सालों में
यहाँ हरियाणा प्रदेश में भाजपा की सरकार चल रही है। और अब जब चुनाव हमारे सर पर है, तो ये भाजपा के लोग आप लोगों के बीच में आकर आपसे आपका वोट मांगने का काम करेंगे। परंतु मेरी दरख्वास्त है कि आप इनसे कुछ जरूरी मुद्दों पे इनसे सवाल करें वोट डालने से पहले। मैं आप लोगों से जाति और धर्म के आधार पर वोट मांगने को नहीं कहूंगा। मैं आपसे कहूंगा कि आप इनको शिक्षा के मामले में पूछें, आप इनसे रोजगार के मामले में पूछें, आप इनसे महंगाई के बारे में पूछें। साथियों, अगर हम शिक्षा की बात करें तो पिछले 10 सालों में यहां पर सरकार ने 5000 से ज्यादा प्राइमरी स्कूल्स बंद करने का काम किया है। एक तरफ हमारे बच्चों की पढ़ने की संख्या बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ इन्होंने हमारे बच्चों के स्कूल बंद करने का काम किया। साथियों, आप जानते हैं कि क्या पिछले 10 सालों में 2200 सीनियर सेकेंडरी स्कूल बचे हैं यहाँ हरियाणा प्रदेश में, जिनमें से 1000 से ज्यादा स्कूलों में प्रिंसिपल्स की नियुक्ति नहीं करी गई है। इतना ही नहीं, पिछले 2017 से हमारे SC ST OBC समाज के छात्रों के लिए स्कॉलरशिप के पैसे भी इस सरकार ने रोक के रखे हैं। साथियों, जब आपके बच्चों के स्कूल बंद कर दिए जाएंगे, जो आपके बचे हुए स्कूल हैं वहां पे शिक्षक नहीं छोड़े जाएंगे पढ़ाने के लिए, हमारे बच्चों की स्कॉलरशिप के पैसे नहीं दिए जाएंगे, तो आप ही बताइए क्या ये हमारे बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होगा कि नहीं? आप ही बताइए क्या हमारे बच्चों को कमजोर किया जा रहा है कि नहीं? साथियों, बीजेपी के शासनकाल के दौरान शिक्षा के नाम पर सिर्फ एक चीज मिली है हमें। आए दिन पेपर लीक की खबरें हमें सुनने को मिलती रही हैं। साथियों, कोई भी ऐसा सरकारी डिपार्टमेंट नहीं बचा जिसकी भर्ती के पेपर लीक ना हुए हों। साथियों, हकीकत तो यह है कि भाजपा हो या कांग्रेस, दोनों पार्टियां हमारे बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने की कोशिश करती रही हैं। एक ने सरकार में रहकर हमारे बच्चों के लिए आवाज नहीं उठाई, तो दूसरी ने विपक्ष में बैठकर इन सत्ता में बैठी भाजपा वाले को कभी भी इन मुद्दों पर घेरा नहीं। एक तरफ साथियों भाजपा और कांग्रेस है जो गरीब विरोधी नीतियों पर चलकर हमारे बच्चों को पढ़ाई लिखाई से दूर रख रही हैं, और दूसरी तरफ आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की नीतियां हैं जिसके तहत चलकर यूपी में बीएसपी की सरकार ने सावित्रीबाई बालिका आशीर्वाद योजना जैसी शिक्षाएं योजना जैसी चलाई हैं, जिसके तहत साथियों 7 लाख से ज्यादा बच्चियों को 12वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के लिए आदरणीय बहन जी ने 600 करोड़ रुपए की लागत से इनको पढ़ाने लिखाने का काम किया है। इतना ही नहीं साथियों, आदरणीय बहन जी ने अपने शासनकाल के दौरान यूपी में 6 इंजीनियरिंग कॉलेजेस, 2 होम्योपैथिक कॉलेजेस, 24 पॉलिटेक्निक कॉलेजेस, 2 पैरामेडिकल कॉलेजेस, 6 यूनिवर्सिटीज, 200 से अधिक इंटर डिग्री कॉलेजेस, 100 से अधिक ITIs, 550 से ज्यादा हाई स्कूल्स और 5,500 से ज्यादा प्राइमरी स्कूल्स बनाने का काम किया है। इतना ही नहीं साथियों, हमारे सभी पिछड़े समाज के भाइयों और बहनों के लिए आदरणीय बहन जी ने हॉस्टल्स और कॉलेजेस में इन सभी समाज के बच्चों के लिए 27% आरक्षण का भी इंतजाम का आरक्षण की सीट सुरक्षित की थी। साथियों, ये लिस्ट इतनी लंबी है कि कभी सोचकर हैरियत होती है कि सिर्फ 5 साल में कोई इतना काम कैसे कर सकता है। लेकिन साथियों, अगर अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए अगर कोई काम करना चाहे, उसमें जज्बा हो, तो कोई भी काम छोटा नहीं होता। जिस तरीके से हमने देखा है श्री अभय सिंह चौटाला जी, यहाँ पर आप लोग जब उन्हें मुख्यमंत्री बनाएंगे तो उनमें भी उतना ही जज्बा है आपके बच्चों के लिए कि वो दिन रात एक कर आपके बच्चों को पढ़ाने लिखाने का काम करेंगे। अगर हम रोजगार की बात करें साथियों, हरियाणा में आज 40% युवा बेरोजगार घूम रहा है। और इतना ही साथियों, बीजेपी पिछले 10 सालों से लगातार यहां सत्ता में बनी हुई है, उसके बाद भी 2 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं। इतना ही नहीं, बल्कि पिछले 10 सालों से यहां पर 2000 से ज्यादा हमारे कॉलेज में बैठे हुए लेक्चरर्स परमानेंट होने की मांग कर रहे हैं, और हमारे क्लेरिकल स्टाफ के वर्कर्स बेसिक पे को 35,400 की बढ़ाने की मांग करते आए हैं। तो साथियों, कुल मिलाकर बात यह है, अगर रोजगार की बात करें, 2000 से ज्यादा लेक्चरर्स परमानेंट होने की मांग कर रहे हैं, 40% बच्चे यहाँ पे बेरोजगार घूम रहे हैं, रोजगार मांग रहे हैं, और सरकार के पास 2 लाख पद खाली पड़े हैं। परंतु सरकार
कौशल विकास निगम जैसी योजनाएं चलाकर पक्की नौकरियां ना भरकर यहां पर कच्ची नौकरियां देने का काम कर रही है। आप जानते हैं क्यों? आप जानते हैं क्यों हरियाणा की सरकार, भाजपा की सरकार आपको पक्की नौकरियां नहीं देना चाहती? सरकार आपको पक्की नौकरियां इसलिए नहीं देना चाहती साथियों, क्योंकि अगर आपको पक्की नौकरी मिली, आपके बच्चों को पक्की नौकरियां मिली, तो उनको आरक्षण भी देना पड़ेगा। ये लोग आपके बच्चों को आरक्षण नहीं देना चाहते साथियों। ये भाजपा की नीयत है जो आपके आरक्षण को छीनने की कोशिश कर रही है। एक तरफ भाजपा की सरकार ऐसे काम कर रही है और दूसरी तरफ हमारे लोगों को गरीब और कमजोर बनाने का काम कर रही है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस भाजपा की सरकार के चलते हुए उनको कभी भी इन मुद्दों पर नहीं घेरती और बोलती है, अपने ही राज्यों में भाजपा को गाली देती है, बसपा को गाली देती है और उन्हीं के कदम पे चलकर उन्हीं के रास्ते पर चलकर हमारे बच्चों को वहां पर भी आरक्षण नहीं देती साथियों। एक तरफ ये भाजपा और कांग्रेस वाले हैं और दूसरी तरफ आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हैं, जिन्होंने 5 साल के दौरान ही 90,000 से ज्यादा पक्की नौकरियां देने का काम किया, जिसके तहत शिक्षकों को रोजगार मिला, 1 लाख से अधिक सफाई कर्मचारियों को रोजगार मिला, 2 लाख से अधिक पुलिस फोर्स में भर्ती करी गई और 30 लाख से अधिक अपर कास्ट के समाज के कमजोर लोगों को भी विभिन्न सरकारी नौकरी के देने का काम किया। साथियों, इतना ही नहीं बल्कि बहन जी के शासनकाल के दौरान बसपा की सरकार के नेतृत्व में कृषि एवं संबंधित कार्यों में मिनिमम वेजेस को 55 रुपए से बढ़ाकर 100 रुपए प्रतिदिन करने का काम किया गया था। पिछड़े समाज के वर्गों की क्रीमी लेयर की वार्षिक आय को भी 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने का काम किया गया था। और हमारे किसान भाइयों को जानकर अच्छा लगेगा कि बहन जी ने रात एक रात में ही हमारे सभी किसान भाइयों के लिए गन्ना खरीदी के दाम भी रातों रात दुगने कर दिए थे, जिससे हमारे किसान भाइयों की आमदनी दुगनी हो गई थी। साथियों, इसी तरह यहां पर जब आप आदरणीय अभय सिंह चौटाला जी को सत्ता में लाकर मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे, उसी तरह हमारे किसान भाइयों की आमदनी भी रातों रात दुगनी कर दी जाएगी। साथियों, बहन जी के गवर्नेंस मॉडल के तहत चलकर ही बसपा की सरकार ने प्रदेश में सभी समाज के लोगों को अपने पैरों पर खड़ा कर उनको स्वाभिमान से जीने का अधिकार दिलाया था। और अब साथियों, अगर मैं आप लोगों से महंगाई की बात करूं तो मेरे पास बस इनके लिए एक ही लाइन है। ये लोग आपको बोलते हैं कि हमने मुफ्त में राशन देने का काम किया है। अब इनको महंगाई नहीं दिखती। जब महंगाई की बात करते हैं तो ये मुद्दा फेर के बोलते हैं हम आपको मुफ्त में राशन देंगे। ऊपर से गर्व से चौड़ कर बोलते हैं कि हमने 80 करोड़ जनता को भी ऐसे ही मुफ्त में राशन दिया है। मैं आप यहां, मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, मेरे सभी युवा साथी बैठे हैं, मेरे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगा साथियों, अगर आप लोगों को मुफ्त में राशन मिलेगा तो उस राशन की कीमत क्या होगी? 800,000 रुपया, उससे ज्यादा तो नहीं होगी ना? साल का कितना? 12,000 रुपया, इतना ही राशन मिलेगा। परंतु अगर आपके बच्चों को नौकरी दी जाए तो कम से कम 20,000 रुपए महीना तो कमाएगा ना? तो साल का 2.5 लाख रुपया तो बना। अब इन भाजपा वालों ने क्या किया? आपको 12,000 रुपए दिखाकर आपको 2.5 लाख का चूना लगाने का काम किया है। इतना ही नहीं, पर जो आप चीज खरीदते हैं, आप दूध खरीदते हैं, चावल खरीदते हैं, उस पे भी टैक्स लगाने का काम किया है और उसी टैक्स के पैसे से आपको ये चना, आम, अनाज देने का काम करते हैं। साथियों, मैं कहता हूं कि क्या हमारा समाज मुफ्त में राशन लेने के लिए बना है? क्या बाबा साहब ने इसलिए संघर्ष किया कि हमारा समाज मुफ्त में राशन ले, या पढ़ लिख कर अपने पैरों पे खड़ा हो और आत्मसम्मान से जीने का वो काम करे? साथियों, यहां की भाजपा सरकार ने आपको हमेशा से दबाने का काम किया, अंदर से खोखला करने का काम किया है। पर एक तरफ भाजपा और कांग्रेस लोग हैं ये जो गुलाम बनाना चाहते हैं, दूसरी तरफ बसपा और इनेलो की गठबंधन की सरकार है जो आपके बच्चों को पढ़ा लिखाकर उनको काबिल बनाना चाहती है। तो साथियों, इन्हीं कुछ जरूरी बातों के साथ आप सभी लोगों से मेरी व खासकर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की भी यही विशेष अपील है कि इस विधानसभा चुनाव में आप सभी लोग
हर मोर्चे पर सावधान रहें। आपका वोट बहुत कीमती है। आपका वोट कोई लूट ना पाए, आपका वोट कोई खरीद ना पाए, आपका वोट कोई डलने से रह ना जाए। साथियों, जाति, बिरादरी, धन, बल, मंदिर, मस्जिद या किसी भी भावना में आदि में नाम पर कोई स्वार्थी आप लोगों को फंसा कर आपका वोट का दुरुपयोग ना कर ले, क्योंकि साथियों, देश के हर महिला, पुरुष को व युवा को वोट डालने का अधिकार परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की अति महत्वपूर्ण देन है। मैं आप सभी से ये एक बार फिर खास तौर से अपील करता हूं कि आप लोग यहाँ जिन जिन क्षेत्रों में बसपा और इनेलो के इस विधानसभा के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, तो उन्हें आप लोग वोटिंग मशीन पर बसपा का हाथी चुनाव चिन्ह और इनेलो का चश्मे का चुनाव चिन्ह के सामने वाला बटन दबाकर भारी मतों से जिताकर श्री अभय सिंह चौटाला जी को यहां पर मुख्यमंत्री बनाने का काम करें। साथियों, मैं अपना यहां पे भाषण खत्म करने से पहले आप लोगों से 3 चीजें करने को कहूंगा। साथियों, वो कहते हैं कि सत्ता कभी दी नहीं जाती, जो सत्ता में बैठा है वो कभी आपको सत्ता अपनी मर्जी से देगा नहीं। तो साथियों, समय आ गया है कमर कसने का। साथियों, समय आ गया है सत्ता छीनने का। और साथियों, समय आ गया है शासक बनने का। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद, धन्यवाद आकाश आनंद जी, आपने बड़े विस्तार से संदेश देने का काम किया। अब मैं प्रार्थना करूंगा बहुजन समाज पार्टी और इनेलो के गठबंधन के भावी मुख्यमंत्री, ऐलनाबाद से विधायक किसान केसरी माननीय चौधरी अभय सिंह चौटाला जी से आए और अपना संदेश देने का काम करें। इससे पहले बहुजन समाज पार्टी के सचिव और हिसार जोन के प्रभारी भाई बलबीर मुंडे जी और जिला अध्यक्ष भाई रामफल बोध जी मान सम्मान पगड़ी बैठकर चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का स्वागत करेंगे। चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एनएलडी बीएसपी गठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहन कुमारी मालती जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाई आकाश आनंद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाई अभय सिंह चौटाला आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। भाई अभय सिंह चौटाला आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। निकला बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, निकला बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। वोट हमारा, राज तुम्हारा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अब तो लगता है कि हालात बदलोगे। आदर और सम्मान के योग बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बहुजन समाज पार्टी और बहन मायावती के आशीर्वाद से आज आपके बीच में बड़ी जिम्मेवारी के साथ आए हुए भाई आकाश आनंद जी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, पूर्व में रहे मंत्री चौधरी रामपाल माजरा जी, बहुजन समाज पार्टी के पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के प्रभारी रणधीर बेनीवाल जी, पार्टी के प्रदेश के बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष धर्मपाल इकरा जी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता उमेद लुहान जी, पार्टी के जिला के अध्यक्ष सतवीर सिसाय जी, बहुजन समाज पार्टी के हिसार जिला के अध्यक्ष रामफल जी, मंच पे मेरे साथ बैठे हुए दोनों पार्टियों के राष्ट्रीय, प्रदेश, जिला और हल्का स्तर के सभी नेतागण,
आज के इस हिसार लोकसभा क्षेत्र के दोनों पार्टियों के संयुक्त कार्यकर्ता की बैठक में आए हुए बहुत ही निष्ठावान, कर्मठ, मेहनतकश कार्यकर्ता साथियों, पत्रकार छायाकार दोस्तों, मेरे से पहले जितने वक्ता थे उन सब ने आपके सामने आज के हालात पे चर्चा करी। देश में 10 वर्षों से भाजपा की सरकार बनने के बाद किस किस्म के हालात रहे, प्रदेश में 10 वर्षों से भाजपा की सरकार बनने के बाद हमारे सामने क्या क्या दिक्कत और कठिनाई आई, कैसे सत्ता में बैठे लोगों ने देश और प्रदेश को लूटने का काम किया, वहीं इस तरह के फैसले लिए जिससे आम आदमी दुखी हो गया, परेशान हो गया। हर कोई चाहता है कि अब बदलाव आए। इस चीज को मैंने बहुत नजदीक से पिछले वर्ष फरवरी के महीने में 14 फरवरी से एक परिवर्तन यात्रा शुरू करी थी। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने नूंह जिला के सिंगार गांव से यात्रा की शुरुआत करवाई थी और उस यात्रा को लेकर के मैं 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों में गया। मैंने 4200 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय किया था और 2000 से ज्यादा गांव, कस्बे और शहर को नापने का काम किया था। लोगों से मिला था, केवल प्रदेश में ये जानने के लिए निकला था कि भारतीय जनता पार्टी और जसपा की सरकार बनने के बाद इस 10 वर्ष में लोगों के सामने क्या क्या दिक्कतें आई है, कौन से अच्छे काम सरकार ने किए हैं। लेकिन साथियों, हैरानी की बात है, उस यात्रा के दौरान जब मैं मेवात से शुरू हुआ, जब मेवात के गांव में गया, वहां पीने के पानी नहीं था, वहां पे स्कूलों के ताले लगे हुए थे, वहां जाके छोटा मोटा अस्पताल चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने बनाया, उसमें डॉक्टर नहीं थे, दवाइयां नहीं थी, सड़क नाम की कोई चीज नहीं थी, लोगों के बुरे हाल थे, लोग परेशान थे। लोग कह रहे थे कि जब भी लोकसभा विधानसभा का चुनाव आएगा हम भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। साथियों, लोगों ने एक मन बना रखा था कि हमने बड़ा बदलाव लाना है और उसी का नतीजा था कि जब लोकसभा का चुनाव हुआ, प्रदेश की जनता तो यह चाहती थी कि 10 की 10 सीट जो है भारतीय जनता पार्टी को हराई जाए, 10 की 10 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी को बाहर कर दिया जाए। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं चाहता था कि 10 की 10 सीट इंडिया गठबंधन जीत जाए। अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की नीयत ठीक होती, अगर कांग्रेस के लोग बेईमान ना होते, तो साथियों, इस तीसरे मोर्चे की शुरुआत तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने फतेहाबाद में चौधरी देवीलाल जी का जब जन्मदिन मनाया जा रहा था, उस दिन उसकी शुरुआत करी थी। उसके अंदर अलग अलग पार्टियों के नेताओं को निमंत्रण देकर के हमने बुलाया था, उन लोगों को आमंत्रित किया था जो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों के खिलाफ थे। और चौटाला साहब ने वहां पे खुल के उनके सामने ये कहा कि अगर आप देश में बदलाव चाहते हो तो फिर हमें गैर भाजपा और गैर कांग्रेस का एक तीसरा मोर्चा खड़ा करना चाहिए। हर उस व्यक्ति को उस मोर्चे में शामिल करना चाहिए, हर उस पार्टी को उसमें शामिल करना चाहिए
जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी को सत्ता से बाहर और दूर रखना चाहते हैं। जब नीतीश कुमार अपना भाषण देने के लिए खड़े हुए, उन्होंने चौटाला साहब से आग्रह किया और कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करने के लिए कांग्रेस पार्टी को भी इसमें शामिल करना चाहते हैं। आप हमें इजाजत दो, हम उन लोगों से बातचीत करें। चौटाला साहब ने कहा मुझे कोई इतराज नहीं है, भाजपा को सत्ता से बाहर करो, इसके लिए किसी भी राजनीतिक नेता से जाकर के बात करो। लेकिन उन्होंने यह भी कहा था कि मुझे कांग्रेस के लोगों पे भरोसा नहीं है, ये कांग्रेस के लोग अपने स्वार्थ के लिए किसी के साथ कितना ही बड़ा धोखा कर सकते हैं। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का जो अंदेशा था वो सही निकला। जिस नीतीश कुमार ने इस गठबंधन की शुरुआत करी थी, सबसे पहले उसी नीतीश कुमार को उस गठबंधन से दूर कर दिया गया। अगर नीतीश कुमार गठबंधन में होता तो मान के चलो आज भारतीय जनता पार्टी देश में सत्ता में नहीं, सत्ता से बाहर हो जाती। अगर हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी इस गठबंधन का हिस्सा हो जाती तो 10 की 10 सीट जीतते कि नहीं जीतते, फिर 10 की 10 जीतते थे। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 5 ऐसे प्रत्याशी उतारे जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं था, जो लोगों के बीच में कभी पॉपुलर नहीं थे। ऐसे लोगों के टिकट कटाए, ऐसे लोगों को टिकट दिलाए जो कहीं ना कहीं सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रहे थे। साथियों, भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के इस प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर नहीं करना चाहता। कहीं ना कहीं केवल अपने आप को कैसे बचाया जाए, इसके लिए इसने भाजपा के साथ हाथ मिलाया हुआ है। अब भी आपके सामने है, आपने देखा है पिछले 6 महीने में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला करके भारतीय जनता पार्टी को, सरकार को ऑक्सीजन देने का काम किया। जब पता था तेरे पास सिरों की गिनती कम है, जब तेरे पास बहुमत नहीं है, जब तू इस सरकार को गिरा नहीं सकता, तो फिर अविश्वास प्रस्ताव किस बात के लिए लेकर के आ रहे हो? और फिर जाकर के गवर्नर से मिलता है और कहता है भारतीय जनता पार्टी जो है बहुमत खो चुकी है, अल्पमत में आ चुकी है, इसे बर्खास्त किया जाए। और जब साथियों राज्यसभा के चुनाव की बात आती है तो फिर कहता है मेरे पास बहुमत नहीं है, हम कैंडिडेट नहीं खड़ा नहीं करेंगे। सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी को मदद करना चाह रहा है। अगर कहता है सरकार अल्पमत में है, अगर कहता है बहुमत खो चुकी है, तो फिर राज्यसभा में उम्मीदवार उतारना चाहिए कि नहीं उतारना चाहिए? उम्मीदवार उतारने की बजाय मैदान छोड़ करके भागेगा, भारतीय जनता पार्टी के लिए मैदान खाली करेगा, जहां भारतीय जनता पार्टी को सीधा सीधा राज्यसभा की एक सीट का फायदा पहुंचाने का काम करेगा। वहीं उसके साथ साथ साथियों, जहां कांग्रेस भाजपा मिलकर के प्रदेश को कमजोर कर रही है, हम दोनों पार्टी के नेताओं ने बैठ करके ये फैसला लिया कि जो दोनों पार्टियां मिलकर के किसान को, गरीब को, कमजोर आदमी को परेशान कर रही है, उसे सत्ता से बाहर करने के लिए हम दोनों को मिलकर के लोगों के बीच में जाना चाहिए। आम आदमी की भावना थी, आम कार्यकर्ताओं की भावना थी। जब हमारा पहले गठबंधन हुआ था और जब गठबंधन टूटा था, केवल गठबंधन टूटा था, लेकिन दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं के मन जो आपस में मिले हुए थे वो नहीं टूटे थे। दोनों पार्टी के कार्यकर्ता लगातार इस कोशिश और प्रयास में थे कि हमारा फिर से गठबंधन हो, ताकि हम भाजपा को, कांग्रेस को सत्ता से बाहर करें।
हमने आपस में बातचीत करी, कार्यकर्ताओं की भावनाएं जब एक दूसरे के पास शेयर करी, साझा करी, तो दोनों पार्टियों की तरफ से फैसला हो गया कि हम मिलकर के चुनाव लड़ेंगे और मिलकर के चुनाव लड़के भाजपा और कांग्रेस दोनों को, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करेंगे और कांग्रेस को सत्ता से दूर रखने का काम करेंगे। साथियों, हुड्डा 10 साल मुख्यमंत्री रहा। आप लोग भेदभाव के शिकार हुए कि नहीं हुए थे? आप लोगों की अनदेखी करी थी कि नहीं करी थी? केवल और केवल अपने क्षेत्र में कैसे ज्यादा से ज्यादा काम किया जा सके, कैसे अपने क्षेत्र के लोगों को ज्यादा रोजगार दिए जा सके, भेदभाव के तहत हिसार, पूरे जिला को, जो पुराना जिला हिसार था, उसको नजरअंदाज किया गया था। जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, हिसार के लोगों को नजरअंदाज करने की बजाय ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं प्रदान करने का काम किया जाता था। आप लोगों की सच्ची ऐसी कोई पार्टी है तो साथियों, केवल हरियाणा प्रदेश में एक ही पार्टी है, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी, जो आपके हितों का ध्यान रखने का काम करती है। आपने हमेशा चौधरी देवीलाल को ताकत दी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को ताकत दी। मुझे आप पे भरोसा है, उम्मीद है इस बार आप गठबंधन को ताकत देने का काम करोगे। गठबंधन के प्रत्याशियों को ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिता करके अपनी सरकार बनाने का काम करोगे। आज साथियों, भारतीय जनता पार्टी के लोग तरह तरह के वायदे लोगों के बीच में जाकर के करते हैं। अखबार में रोजाना बयान नए नए आते हैं, हमने ये सुविधा दे दी, हमने ये सुविधा दे दी, हम ये सुविधा देने जा रहे हैं। वहीं उसके साथ साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी रोज रोज कहता है कि हमारी सरकार बनने के बाद हम बुढ़ापा पेंशन बढ़ा देंगे। हुड्डा कहता है मैं बिजली के बिल 300 यूनिट माफ कर दूंगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहता है गैस का सिलेंडर 500 का कर दूंगा। इससे पूछने वाला हो, 10 साल मुख्यमंत्री रहा था, तेने 10 साल में बुढ़ापा पेंशन क्यों नहीं बढ़ाई? इससे पूछो, सवाल करो, जब 10 साल तू मुख्यमंत्री था तब तेने हरियाणा प्रदेश के गैस के सिलेंडर की कीमत क्यों बढ़ने दी थी? जब तुम मुख्यमंत्री